हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी 94 और SCSC 2.2 चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, करंट अफेयर्स विद प्रिंस कुमार श्रृंखला के अंतर्गत आपको प्रतिदिन के करंट अफेयर्स के साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि हमारी PCS और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। देखते हैं क्या कुछ है खास आज के करंट अफेयर्स में। पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट कौन बने? क्रिकेट में डकवर्थ लुइस स्टर्न नियम का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन है? कैंटर बैड्स की सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड सूची में शीर्ष पर कौन सी संस्था रही? विश्व स्वास्थ्य संगठन 2024 ने के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? ब्रिक्स खेल 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? RLV पुष्पक का तीसरा और अंतिम सफल परीक्षण कहाँ किया गया? भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, तो दोस्तों इन प्रश्नों का उत्तर देखें इससे पहले इस वीडियो की शुरुआत करें। आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक पहुंचाए जो प्रीसियस और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए डेडिकेटेड है। यह करंट अफेयर्स सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी, इसलिए आप उन सब तक अपनी इस वीडियो को अवश्य पहुंचाने का प्रयास करें। इस मोटिवेशन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मुश्किल तो उनके लिए है जो घर से निकलते ही नहीं, मुश्किल तो उनके लिए है जो घर से निकलते ही नहीं। अर्थात हमें मंजिल मिल जाएगी अगर हम घर से निकलेंगे। मुसाफिरों की तरह निकलिए घर से और अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाइए। कदम में बढ़ाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, एक एक कदम, एक एक प्रयास, छोटा छोटा प्रयास हमें प्रारंभिक परीक्षा की दीवार को, प्रारंभिक परीक्षा की बाधा को तोड़ने में सहायक होगा, मदद करेगा। इसलिए जरूर प्रयास करते रहिए। आज से कीजिए, अभी से कीजिए। शुरुआत करने के लिए कोई दिन नया नहीं होता है। आज और अभी सबसे जो शुरुआत करने का सबसे सटीक दिन होता है वो आज है और अभी है। सबसे शुरुआत करने का, किसी भी काम को शुरुआत करने का सबसे सटीक समय आज है और अभी है, आज है और अभी है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं इनके प्रश्नों का उत्तर क्या है। इनके प्रश्नों का उत्तर क्या है? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया? जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ओम बिरला जी को चुना गया। किसे चुना गया है? ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला कहाँ से चुने गए हैं? सांसद कोटा, कोटा राजस्थान, राजस्थान की संसदीय क्षेत्र कोटा है, राजस्थान का संसदीय क्षेत्र कोटा है। उस संसदीय क्षेत्र से ओम बिरला जी तीसरी बार भाजपा से सांसद चुने गए, तीसरी बार भाजपा से सांसद चुने गए हैं और इनका चुनाव हुआ है। इनका क्या हुआ है? चुनाव हुआ है। जैसा कि आपको पता ही है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 और 94, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 और 94 लोकसभा स्पीकर के संबंधित, लोकसभा स्पीकर के नियुक्ति और चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 93 और 94 में। ठीक है, अनुच्छेद 93 और 94 में लोकसभा स्पीकर से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया गया 93, 94, 95 और 96। ठीक है, ये चार जो अनुच्छेद है उसे याद रखिएगा। 93, 94, 95, 96, चार अनुच्छेद लोकसभा स्पीकर से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 96, ये चार अनुच्छेद संबंधित है लोकसभा स्पीकर से। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था भर्तृहरि महताब जी को। किसे नियुक्त किया गया था? भर्तृहरि महताब जी को। भर्तृहरि महताब जी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था और उनका कार्य था कि सभी विजयी सांसदों को संसद यानी लोकसभा की सदस्यता का शपथ दिलाएं, लोकसभा का शपथ दिलाएं, लोकसभा की शपथ दिलाएं और शपथ दिलाने के बाद नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें पूरी करें। नए लोकसभा से अध्यक्ष से संबंधित, चुनाव से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं वो अपने निर्देशन में पूरी करवाएं और उस प्रक्रिया को पूरी की है उन्होंने। भर्तृहरि महताब जी ओडिशा के कटक संसदीय क्षेत्र से सांसद चुन के आए हैं। भर्तृहरि महताब जी ओडिशा के कटक संसदीय क्षेत्र से सांसद चुन के आए हैं और जो ओम बिरला जी नए स्पीकर बने हैं, ये दूसरी बार स्पीकर बने हैं। ओम बिरला जी दूसरी बार स्पीकर बने हैं। इससे पहले ये 2019 से 2024 के जो 17वीं लोकसभा थी उसके लिए भी अध्यक्ष थे और जो 16वीं लोकसभा थी उसके लिए सुमित्रा महाजन जी थी और 15वीं लोकसभा के लिए मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार थी। ठीक है, और पहली लोकसभा के लिए जो चुनाव हुआ था, पहली लोकसभा के लिए जो पहले लोकसभा स्पीकर बनाए गए थे वो जीवी मालवणकर जी। कौन थे? जीवी मालवणकर जी। फिर गणेश वासुदेव अयंगर जी बने थे। ठीक है,
जीवी मालवंकर जी, फिर आयंगर जी बने। तो आयंगर जी पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो थे मालवंकर। कौन थे? मालवंकर थे। कौन थे? मालवंकर। और दूसरे थे आयंगर। दूसरे कौन थे? आयंगर थे। याद रखिएगा, मालवंकर के बाद आयंगर बनते हैं, मालवंकर के बाद कौन बनते हैं? आयंगर बनते हैं। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मालवंकर थे। वर्तमान लोकसभा के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं ओम बिरला जी। ओम बिरला जी कोटा संसदीय क्षेत्र से चुन के आए हैं। कोटा संसदीय क्षेत्र से चुन के आए हैं। कोटा संसदीय क्षेत्र से चुन के आए हैं। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा। और भर्तृहरि महताब जी के बारे में मैंने बता दिया, कटक संसदीय क्षेत्र से आए। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? नई लोकसभा जो गठित होती है उसके विजयी सांसदों को शपथ दिलाना, और जो स्पीकर हैं उनके चुने जाने तक, स्पीकर के चुने जाने तक क्या करना? स्पीकर के चुने जाने तक उनका स्पीकर का कर्तव्यों का निर्वहन करना। स्पीकर नए लोकसभा के स्पीकर के चुने जाने तक अपने स्पीकर के कर्तव्यों को निर्वहन करना। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता ही है कि 4 बार लोकसभा जो अध्यक्ष चुने गए हैं, 4 बार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। इससे पहले जब भी होता था तो सर्वसम्मति से, यानी 2019 में भी, 2014 में भी, 2009 में, 2004 में, इन सब में क्या हुआ था? सर्वसम्मति से लोकसभा स्पीकर को चुन लिया जाता था। सर्वसम्मति से लोकसभा स्पीकर को चुन लिया जाता था। और ये संसदीय एक परंपरा बना दी गई है। ऐसा कि कभी कहीं संविधान में उल्लिखित नहीं है कि स्पीकर का पद जो होता है वो जो सांसद, जो मतलब सत्ताधारी दल होते हैं उससे होते हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षी दल को दिया जाता है। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षी दल को दिया जाता है। ऐसा परंपरा रही है, ऐसी प्रथा बना दी गई है। किंतु देखिए इस बार किसे दिया जाता है? डिप्टी स्पीकर कौन नियुक्त होता है? क्या इस परंपरा का पालन किया जाता है? इस परंपरा का उल्लंघन किया जाता है? क्योंकि परंपराएं जो होती हैं वो संसदीय परंपरा को या संसदीय वैधानिकता या संसदीय कर्तव्यों को रोक नहीं सकती है। ठीक है। तो 4 बार चुनाव हुआ था, 1952 में, 1976 में, फिर अभी जो इस बार चुनाव हुआ है, इस बार चुनाव हुआ है तो 2024 में। कब हुआ है? 2024 में। इसके बाद अभी तक चुनाव नहीं हो रहे थे, यानी सर्वसम्मति से लोकसभा स्पीकर को चुन लिया जा रहा था। ठीक है दोस्तों। लोकसभा स्पीकर से संबंधित जो अनुच्छेद है आपको बता दिया है, 93, 94, 95 और 96, इनके कर्तव्यों के बारे में उल्लेख है कि ये संसद के कार्यों को, यानी लोकसभा का जो भी कार्य होता है, लोकसभा का जो भी निर्देशन होता है, नियंत्रण होता है, लोकसभा में पूरी तरह से नियंत्रण और निर्देशन का कार्य किसका होता है? लोकसभा स्पीकर का होता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, जो हमारी संसद है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, हमारी संसद का जो निर्माण होता है, संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। राज्यसभा के सभापति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 89, 90, 91 और 92 है। 89, 90, 91, 92, 89, 90, 91, 92 जो राज्यसभा के सभापति से संबंधित है। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वही राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। और राज्यसभा के सभापति के रूप में ही भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में ही उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। और लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, साथ में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति से संबंधित जो वेतन भत्ता है, इनका वेतन भत्ता है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। और वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें इनके वेतन भत्ते का उल्लेख है? तो इनके वेतन भत्ते का उल्लेख जो है 97 में, अनुच्छेद 97 में। किसमें है? अनुच्छेद 97 में है। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति और सभापति के जो वेतन भत्ते हैं, इनका उल्लेख किसमें दिया गया है? इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 97 में किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 97 में किया गया है। जबकि लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति, लोकसभा के स्पीकर की जो नियुक्ति होता है, लोकसभा स्पीकर का, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद होता है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद होता है, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में दिया गया है। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो पद होता है, अगर रिक्त हो गया तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो अनुच्छेद 94 में दिया गया है। अध्यक्ष के पदों का पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अनुच्छेद 95 है, यानी स्पीकर के पद और कर्तव्यों को। ठीक है। पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर एंड अदर पर्सन ऑफ द परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस एज द स्पीकर। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिसको मैंने आपको बता दिया। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्या है अगला प्रश्न ओम बिरला जी को। और फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट कौन बने? दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, सोबोर्ना इसाक, सोबोर्नो इसाक कौन बने हैं? सोबोर्नो इसाक, सोबोर्नो इसाक, सोबोर्नो इसाक जो है, सोबोर्नो इसाक, सोबोर्नो इसाक बारी, सोबोर्नो इसाक बारी,
ये बांग्लादेशी मूल के हैं। कहाँ के हैं? बांग्लादेशी मूल के यूएसए के नागरिक हैं, यूएसए के नागरिक हैं। ठीक है, ये दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट बन गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया के सबसे कम उम्र का ग्रेजुएट कौन बन गया है? सोबोर्नो इसाक बारी, एसआई बारी। कौन बन गया है? एसआई बारी बन गया है। एसआई बारी दुनिया के सबसे कम उम्र के क्या बन गए हैं? ग्रेजुएट बन गए हैं। एसआई बारी दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट बन गए हैं। और इससे पहले दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रोफेसर भी यही थे। दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रोफेसर यानी 7 वर्ष की उम्र में ही ये प्रोफेसर बन गए थे। 7 वर्ष की उम्र में ही ये क्या हो गए थे? प्रोफेसर बन गए थे। और ये मुंबई यूनिवर्सिटी के रुइया कॉलेज, मुंबई यूनिवर्सिटी के रुइया कॉलेज में प्रोफेसर थे। किसमें? मुंबई यूनिवर्सिटी के रुइया कॉलेज, रुइया कॉलेज, रुइया कॉलेज में ये स्पीकर थे। किसमें थे? रुइया कॉलेज में स्पीकर थे। किसमें स्पीकर थे? रुइया कॉलेज में स्पीकर बनाए थे। ठीक है, रुइया कॉलेज में ये सबसे कम उम्र के प्रोफेसर थे। रुइया कॉलेज में सबसे कम उम्र के प्रोफेसर थे। रुइया कॉलेज में सबसे कम उम्र के प्रोफेसर थे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, रुइया कॉलेज में सबसे कम उम्र के ये प्रोफेसर थे और सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट बन गए। इन्हें ग्रेजुएट का जो डिग्री है उसे मालवर्न हाई स्कूल ने दिया है। किसने दिया है? इन्होंने इनको जो ग्रेजुएट की डिग्री है मालवर्न हाई स्कूल ने दिया है। किसने दिया है? मालवर्न हाई स्कूल ने दिया है ग्रेजुएट की डिग्री। ग्रेजुएट की डिग्री किसने दिया है? मालवर्न हाई स्कूल ने दिया है। ये 12 वर्ष की अवस्था में इन्हें ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त हो गई है। दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट बन गए हैं सोबोर्नो इसाक बारी। दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रोफेसर कौन है? सोबोर्नो इसाक बारी। ये बांग्लादेशी मूल के यूएसए के नागरिक है। बांग्लादेशी मूल के यूएसए के नागरिक है। बांग्लादेशी मूल के यूएसए के नागरिक है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? और हाँ जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, द लव। पुस्तक का क्या नाम है? द लव और मनीष। ठीक है, जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, द लव और मनीष नामक पुस्तक लिखी गई है। द लव और मनीष नामक पुस्तक लिखी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रिकेट अपनी खुमारी पे है और आज क्रिकेट का सेमीफाइनल भी चल रहा है, गयाना में चल रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल का मैच होना है। इससे पहले सुबह के जो मैच में अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच मैच था, जिसमें साउथ अफ्रीका जीत गई है। साउथ अफ्रीका जीत के फाइनल में पहले ही पहुंच चुकी है। अब साउथ अफ्रीका पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। साउथ अफ्रीका पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। साउथ अफ्रीका पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। फिर क्रिकेट में डकवर्थ, तो क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट का आयोजन कहाँ हो रहा है? वेस्ट इंडीज और यूएसए की मेजबानी में। वेस्ट इंडीज और यूएसए की मेजबानी में हो रहा है। वेस्ट इंडीज और यूएसए की मेजबानी में आईसीसी वर्ल्ड कप T20 हो रहा है 2024 का। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज और यूएसए की मेजबानी में हो रहा है। किसकी मेजबानी में हो रहा है? वेस्ट इंडीज और यूएसए की मेजबानी में हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसे याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज और यूएसए की मेजबानी में हो रहा है। और देखिए, फाइनल जब जीत जाएगी, फाइनल मैच के बाद आपको आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें आपको बता दी जाएंगी। बस हम आज देखते हैं क्रिकेट में डकवर्थ लुईस नियम। जैसा कि आपको पता है, ये डकवर्थ लुईस स्टर्न नियम, डीएलएस सिस्टम, आप हमेशा पेपर में पढ़ते हो कि डीएलएस सिस्टम से इस टीम ने इस टीम को हरा दिया या फिर इस टीम से इस टीम को विजय घोषित हुई है। तो डकवर्थ सिस्टम, डकवर्थ लुईस, याद रखिएगा, डकवर्थ और लुईस ये दो व्यक्ति थे। डकवर्थ और लुईस, डकवर्थ और लुईस दो व्यक्ति थे। डकवर्थ और लुईस, डकवर्थ और लुईस ने डकवर्थ लुईस स्टर्न नियम का प्रतिपादन किया था। डकवर्थ लुईस ने डकवर्थ और लुईस ने मिलकर डकवर्थ लुईस स्टर्न नियम का प्रतिपादन किया था। और जिसके आधार पर वर्षा के कारण या किसी कारणवश अगर जो क्रिकेट है उसके खेल में व्यवधान आ जाता है और खेल पूरा नहीं हो पाता है, तो डीएलएस सिस्टम के आधार पर क्या किया जाता है? डीएलएस सिस्टम के आधार पर ही नियम का प्रतिपादन किया जाता है और डीएलएस सिस्टम के आधार पर विजेता घोषित किया जाता है। डीएलएस सिस्टम पे ही क्या किया जाता है? विजेता घोषित किया जाता है। तो इसी में से फ्रैंक डकवर्थ, कौन थे? फ्रैंक डकवर्थ, जिनका निधन हुआ। किसका निधन हुआ है? फ्रैंक डकवर्थ, जिनका हाल ही में निधन हुआ। उनका क्या नाम है? फ्रैंक डकवर्थ, जिनका निधन हुआ क्या नाम है? फ्रैंक डकवर्थ, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। जिनका हाल ही में निधन हुआ, क्या नाम है उनका? फ्रैंक डकवर्थ, जिनका हाल में निधन हुआ उनका क्या नाम है? फ्रैंक डकवर्थ। जरूर याद रखिएगा, डकवर्थ लुईस सिस्टम के प्रतिपादक जिनका हाल ही में निधन हुआ कौन है? फ्रैंक डकवर्थ है। कौन है? फ्रैंक डकवर्थ। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कैंटरबर्ड्स की सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड सूची में शीर्ष पे कौन सी संस्था रही? कैंटरबर्ड्स की सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड की सूची में कौन सी संस्था रही? तो जी हाँ दोस्तों, वह है एप्पल। कौन सी संस्था रही? एप्पल। ठीक है, आपको पता ही है एप्पल आईफोन और टैबलेट और ये महत्वपूर्ण जो तकनीकी से संबंधित है, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, उस पर काम करने वाली एक महत्वपूर्ण अमेरिकी संस्था, अमेरिकी कंपनी है। और एप्पल दुनिया की सबसे
मूल्यवान, दुनिया की सबसे वैश्विक ब्रांड यानी मूल्यवान, दुनिया के सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड की सूची में शीर्ष पे है। दुनिया की सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड की सूची में कौन शीर्ष पे है? कैंटरबैच की, तो है एप्पल। कौन है? एप्पल। कौन है? एप्पल। जबकि भारत की किस संस्था का नंबर 1 पे स्थान है? तो भारत में कौन सी संस्था है? तो भारत में है टीसीएस। भारत में कौन सी संस्था है? टीसीएस। भारत में कौन सी संस्था है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस। भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो मूल्यवान वैश्विक ब्रांड है उसका क्या नाम है? टीसीएस है। क्या नाम है? टीसीएस। भारत में सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड का क्या नाम है? टीसीएस है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसमें एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के साथ साथ एयरटेल भी इसमें ब्रांड में शामिल है। भारत की कुल 4 संस्थाएं शामिल है टॉप 100 में। भारत की कुल 4 संस्थाएं इस सूची में शामिल हैं। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। डब्ल्यूएचओ जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और 1948 में उसका गठन हुआ। कब हुआ था? 1948 में इसका गठन हुआ है। ठीक है, 4 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। 4 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। 4 अप्रैल 1948 को क्या किया गया था? इसका गठन हुआ। 4 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ का गठन हुआ है। डब्ल्यूएचओ ने 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है निमहांस को। किसको सम्मानित किया है? निमहांस। ठीक है, निमहांस को और विनोद को किसे सम्मानित किया गया है? निमहांस और विनोद को सम्मानित किया। किसे सम्मानित किया है? निमहांस और विनोद को सम्मानित किया है। निमहांस बेंगलुरु में, कहाँ पे है? बेंगलुरु में। निमहांस कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित एक संस्था है जो भारत में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित और तंत्रिका से संबंधित महत्वपूर्ण जो खोज होती है, रिसर्च होती है, इस पे काम करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो रिसर्च होती है वो काम करने के लिए जो उत्तरदायी संस्था है उसका क्या नाम है? निमहांस है। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित संस्था है निमहांस और व्यक्ति हैं विनोद। व्यक्ति कौन है? विनोद है। व्यक्ति कौन है? विनोद है। निमहांस और विनोद। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, निमहांस और विनोद नेल्सन मंडेला पुरस्कार से। अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्रिक्स खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्रिक्स खेल 2024 का आयोजन हुआ है। ब्रिक्स खेल 2024 का आयोजन हुआ है रूस में। कहाँ हुआ है? रूस के कजान में। रूस के कजान में हुआ। ब्रिक्स खेल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? रूस के कजान में हुआ है। ब्रिक्स खेल 2024 का आयोजन रूस के कजान में हुआ है और इसमें शीर्ष पे कौन सा देश रहा? रूस रहा। शीर्ष पे कौन सा देश रहा? शीर्ष पर रहा रूस। और भारत की जो रैंकिंग है, भारत किस रैंक पे रहा? 8th पोजीशन पे। भारत किस रैंक पे रहा? 8th पोजीशन पे रहा है। ब्रिक्स जिसका ब्रिक्स के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। BRICS पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था 2009 में। इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। 2009 में इसका नाम था BRIC। ये जिम ओ नील के दिमाग की उपज है। किसके दिमाग की उपज है? जिम ओ नील ने 2002 में विश्व की उभरती हुई विकासशील देशों के बारे में, उभरती हुई अर्थव्यवस्था के देशों को लेके एक नाम दिया ब्रिक। क्या नाम दिया? ब्रिक, जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना 4 देश थे। कौन देश थे? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, ये 4 देश थे। इन 4 देशों ने मिलके ब्रिक की शुरुआत की। पहला जो सम्मेलन था वो रूस के एकेकारिनबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस के एकेकारिनबर्ग में हुआ था 2009 में। कहाँ हुआ था? रूस के एकेकारिनबर्ग में। कहाँ हुआ था? एकेकारिनबर्ग, एकेकारिनबर्ग, ठीक है, रूस में। ठीक, फिर 2010 में एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है। 2010 में एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है और ब्रिक की जगह पर बना दिया जाता है ब्रिक्स, BRICS। 2010 में इसे बनाया जाता है ब्रिक्स, जिसमें साउथ अफ्रीका जुड़ जाता है। कौन जुड़ता है? साउथ अफ्रीका। कौन जुड़ता है? साउथ अफ्रीका। आपको पता होगा दोस्तों, साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति बने सिरिल रामफोसा। कौन बने हैं? सिरिल रामफोसा। सिरिल रामफोसा साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति बने हैं। दक्षिण अफ्रीका जिसकी राजधानी है प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका जिसकी राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका जिसकी राजधानी क्या है? प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में जुड़ता है 2010 में। कब जुड़ता है? 2010 में। और इसका जो सम्मेलन भी है वो इसी नाम के अनुसार हो रहा था। नाम के अनुसार लगातार होता जा रहा था। नाम के अनुसार लगातार होता जा रहा था। ठीक है दोस्तों, नाम के अनुसार लगातार होता जा रहा था। ठीक है, लेकिन इधर 2024 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? रूस में होगा। 2024 में कहाँ होगा?
रूस में होगा, ब्राजील में कुछ कारणवश ब्राजील में 2024 में होना था, लेकिन वह नहीं होगा, ब्राजील में नहीं होगा, ठीक है। इससे पहले 2023 का कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। अब ब्रिक्स का विस्तार किया गया, ब्रिक्स का क्या किया गया? विस्तार किया गया। और 2024 में, कब? 1 जनवरी 2024 से, 1 जनवरी 2024 से इसमें 4 अन्य सदस्य देश भी जुड़ गए, 4 अन्य सदस्य देश भी जुड़ गए, जिसमें से है यूएई। कौन है? यूएई। फिर ईरान, यूएई, ईरान, इथोपिया, 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 यूएई, ईरान, इथोपिया, यूएई, ईरान, इथोपिया और मिस्र, यूएई, ईरान, इथोपिया और मिस्र। दोस्तों अभी वर्तमान में यानी 2024 में जो मूल सदस्य देश हैं, यानी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है। किंतु याद रखिएगा, जब घोषणा की गई थी सदस्य इसके विस्तार की, तो उसमें सऊदी अरब का नाम था और अर्जेंटीना का नाम था। सऊदी अरब और अर्जेंटीना का भी नाम था। तो अर्जेंटीना ने कुछ कारणवश मना कर दिया था, किंतु फिर से घोषणा किया है कि वो ब्रिक्स में शामिल होगा। और सऊदी अरब ने जो शामिल होने की डेट थी 1 जनवरी 2024, उसके कुछ दिनों बाद अप्रूवल दिया था, जिसकी वजह से अभी ये दोनों पूर्णकालिक सदस्य नहीं बन पाए हैं। 2025 में ये दोनों भी पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हो जाएंगे, तब इसका और विस्तार हो जाएगा। यानी वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश हैं? वर्तमान में ब्रिक्स में 9 देश हैं। कितने देश हैं? 9 देश हैं। याद रखिएगा, वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश हैं? 9 देश हैं, जिसमें शामिल कौन कर दिया गया? यूएसए, यूएई, ईरान, इथोपिया और मिस्र। कौन कौन शामिल किया गया? यूएई, ईरान, इथोपिया और मिस्र शामिल किए गए। इथोपिया जिसकी राजधानी है इथोपिया, ठीक है, इथोपिया आदिस अबाबा। मिस्र, मिस्र जिसकी राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र जिसकी राजधानी क्या है? काहिरा। ईरान, ईरान जिसकी राजधानी है तेहरान। और फिर यूएई जिसकी राजधानी अबू धाबी। यूएई जिसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूएई जिसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है, ठीक है दोस्तों। तो ब्रिक्स के बारे में ये महत्वपूर्ण तथ्य जरूर याद रखिएगा। ब्रिक्स 2002 में जिम ओनील ने एक संकल्पना प्रस्तुत की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को लेके, जिसका उपज था ब्रिक। और ब्रिक 2009 में एक कार्यान्वयन में सम्मेलन होता है, और फिर ब्रिक का उपज होता है 2010 में, इसका विस्तार होता है, साउथ अफ्रीका शामिल हो जाता है, और फिर इसे 2024 में विस्तारित किया जाता है। 2024 में जब इसका विस्तार होता है, तो वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या हो जाती है कितनी? वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या हो जाती है 9। और साउथ अफ्रीका में हुआ था 2023 का सम्मेलन। 2024 का सम्मेलन होगा रूस में। 2024 का सम्मेलन कहाँ होगा? रूस में होगा। जी हाँ दोस्तों, कहाँ होगा? रूस में होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024, वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024, वन वर्ल्ड, ठीक है, वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2024 से सम्मानित किया गया बिलन को। किसे सम्मानित किया गया? बिलन। किसे सम्मानित किया गया? बिलन को। किसे सम्मानित किया गया? बिलन एक संस्था है। बिलन कौन है? बिलन। किसे सम्मानित किया गया? बिलन को। ये सोमालिया की है। कहाँ की है? सोमालिया की है, ठीक है। कहाँ की है? सोमालिया की है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ की है? वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से सम्मानित संस्था है बिलन, जो है सोमालिया की संस्था। कहाँ की है? सोमालिया की संस्था है। जैसा कि आपको पता ही है कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। और 3 मई को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो है 153। कितनी है? 153 है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा 153 है। बहुत ही भारत की स्थिति प्रेस फ्रीडम में बहुत ही खराब है, ठीक है, बहुत ही दयनीय स्थिति में, बहुत ही निम्न स्थिति में है, ठीक, बहुत ही निम्न स्थिति में है। तो बिलन सोमालिया की है, और बिलन जो है सोमालिया की संस्था है, जिसे वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो बिलन सोमालिया की संस्था है। कहाँ की संस्था है? सोमालिया की संस्था है। कहाँ की संस्था है? सोमालिया की संस्था है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो फिलेमोन यांग है। कौन है? फिलेमोन यांग। कौन है? फिलेमोन यांग है। कौन है? फिलेमोन यांग। कौन है? फिलेमोन यांग है। कौन है? फिलेमोन यांग है। फिलेमोन यांग जो है कैमरून के हैं। कहाँ के हैं? कैमरून के हैं। कहाँ के हैं? कैमरून के हैं। ये फ्रांसिस का स्थान लेंगे, फ्रांसिस का स्थान लेंगे। फ्रांसिस पहले थे, कहाँ के? इससे पहले फ्रांसिस थे। और फिलेमोन यांग जो 79वें सत्र के बनाए गए हैं, 79वें सत्र के फिलेमोन यांग बनाए गए हैं, और ये कैमरून के हैं। कहाँ के हैं? कैमरून जिसकी राजधानी है वाउंडे। कैमरून जिसकी राजधानी क्या है? वाउंडे। कैमरून जिसकी राजधानी क्या है?
वाउंडे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कैमरून जिसकी राजधानी क्या है, वाउंडे। कैमरून जिसकी राजधानी क्या है, वाउंडे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कैमरून जिसकी राजधानी क्या है, वाउंडे। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरएलवी पुष्पक, आरएलवी यानी रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, आरएलवी यानी रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, पुनः प्रयोज्य लॉन्चिंग व्हीकल, पुनः प्रयोज्य लॉन्चिंग व्हीकल पुष्पक, भारत का आरएलवी जिसका नाम है पुष्पक। पुष्पक, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि पुष्पक भारत का आरएलवी होगा, भारत का आरएलवी होगा। और इसके 2 परीक्षण पहले किए जा चुके थे और तीसरा और अंतिम सफल परीक्षण किया गया कल, तीसरा और अंतिम सफल परीक्षण किया गया कल। तो प्रश्न है कि आरएलवी पुष्पक का तीसरा और अंतिम सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो तीसरा और अंतिम सफल परीक्षण जो हुआ है वो हुआ है चित्रदुर्ग में। कहाँ हुआ है? चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। कहाँ हुआ है? चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। आरएलवी पुष्पक का तीसरा और अंतिम सफल परीक्षण कहाँ हुआ? चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। कहाँ हुआ है? चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। कहाँ हुआ है? चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। कहाँ हुआ है? चित्रदुर्ग, कर्नाटक में हुआ है। यह दोस्तों याद रखिएगा। आरएलवी भारत के, अगर प्रश्न आपसे ये भी पूछे कि भारत के आरएलवी का क्या नाम है, भारत के रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का क्या नाम है, तो भारत के रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का क्या नाम है? पुष्पक है। क्या नाम है? पुष्पक है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, भारत का जो मंगल मिशन 3 भेजा गया था, मंगल मिशन 3 14 जुलाई को भेजा गया था, 14 जुलाई 2023 को, 23 अगस्त को जो लैंडिंग किया है, 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग किया है, उसे भेजा गया था LVM-3 मार्क 4 से, LVM-3M4 से भेजा गया था। कैसे भेजा गया था? LVM-3M4 से भेजा गया था। कैसे भेजा गया था? LVM-3M4 से भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा किसे भेजा गया था? LVM-3M4 से भेजा गया था। और आरएलवी अगर ये सफल हो जाता है तो भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि स्पेसएक्स के द्वारा जिस रॉकेट का यूज किया जाता है फाल्कन, वो रीयूजेबल है। कैसा है? रीयूजेबल है। ठीक है, रीयूजेबल है और उसी श्रेणी में भारत भी शामिल हो जाएगा अगर ये परीक्षण हमारा पूरी तरह से अब अगर सफल हो जाता है। तो आरएलवी हम पुष्पक को बार बार परीक्षण कर सकते हैं, बार बार प्रयोग में ला सकते हैं और अपनी जो प्रक्षेपण शक्ति है इसका विकास कर सकते हैं और जो लॉन्चिंग जो हमारा खर्च है उसे और भी कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है गुजरात में। कहाँ हुआ है? गुजरात में। गुजरात में। कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। जो गुजरात रक्षा विद्यालय है, जो रक्षा विश्वविद्यालय है, उसी में गत से किया गया है अनुसंधान का, गुजरात में। ठीक है, तो ओलंपिक भारत में जो पहले ओलंपिक अध्ययन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि वर्ष 2024 का ओलंपिक खेल शुरू होने वाला है, वर्ष जुलाई माह में शुरू होगा, जुलाई में होगा और यहाँ पर अब तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। भारत से भी इसमें भेजे जाएंगे। इसके शुभंकर, मस्कट, सारी चीजों की घोषणा की जा चुकी है। उससे रिलेटेड वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा एक साथ एक वीडियो में, जो हमारे करंट अफेयर्स की श्रृंखला में होगा। जो पूरी तरह से ओलंपिक खेल हो जाएगा। बट इतना बता देते हैं कि वर्ष 2024 का ओलंपिक खेल पेरिस में होने वाला है। कहाँ पे है? पेरिस में होने वाला है। 2028 का कहाँ होने वाला है? लॉस एंजिल्स में होने वाला है। 2024 का कहाँ होने वाला है? ब्रिस्बेन में होने वाला है। 2032 का कहाँ होने वाला है? ब्रिस्बेन में। ठीक है दोस्तों, 2020 का कहाँ हुआ था? 2020 का टोक्यो में हुआ था। 2020 का कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बेसिकली इतना ही। मिलेंगे कल एक बार फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो कि पीसीएस और समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए ही डेडिकेटेड हैं, उनको तक अवश्य पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद।